चलिए आज के करंट अफेयर्स को फिर से हम लोग शुरू करते हैं। 10 मिनट में जो आप लोग बांट के देख रहे हैं कॉपी में ना, तो फिर राज्य व्यवस्था से शुरू करेंगे। ठीक है, आज हम लोग फिर से राज्य व्यवस्था का जो हमारा पार्ट है वहां से शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत चर्चा में अभी है एक चुनावी बॉन्ड योजना जो सरकार की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कि अभी गैरकानूनी घोषित कर दिया, रद्द कर दिया योजना को। इसको आप जानेंगे, ये चुनावी बॉन्ड योजना जो है, चुनावी बॉन्ड योजना जो था हमारा, ठीक है, चुनावी बॉन्ड योजना, इस पे अब बिल्कुल निश्चित रहिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया आपके पीटी में, दोनों के लिए। ठीक है, पीटी के लिए भी और बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भी। चुनाव सुधार, चुनाव में खर्च, चुनाव पे कैसे कंट्रोल, उस पर एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। और अलग से भी हो सकता है ये टिप्पणी के रूप से आ जाए आपके पास, और प्रीलिम्स में तो प्रश्न हो गए ही। ठीक है, तो चुनावी बॉन्ड योजना को भी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ इस पे एक सुनवाई कर रही थी। जो हमारे चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो पीठ थी, उसने निर्णय लिया और चुनावी बॉन्ड योजना को अवैध, मतलब गलत, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। वो योजना समाप्त हो गई। ठीक है, और असंवैधानिक ठहरा गया। क्या हुआ? चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक ठहराया गया। तो पहला तो हो गया कि चुनावी बॉन्ड योजना वर्तमान में क्या हो गया भाई, ये तो असंवैधानिक हो गया। ठीक है, तो चीफ जस्टिस जो हमारे हैं चंद्रचूड़ सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक पीठ सुनवाई कर रही है। उसने क्या, और उसने डिसीजन दिया कि चुनावी बॉन्ड योजना के तहत अभी तक जितने चंदा इकट्ठा हुए उन सभी का नाम जारी किया जाए, किस पार्टी को मिला चंदा और किसके द्वारा दिया गया, ये सूची जारी करने के लिए उन्होंने कहा। तो हम लोग जानेंगे योजना था क्या। ठीक है, देखिए, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना को रखा था 17-18 में। अब आपसे प्रश्न आना शुरू हुआ क्या क्या, कि किस वित्त मंत्री के काल में ये आया। ठीक है, तो ये अरुण जेटली का कार्यकाल था। वित्त मंत्री हमारे कौन थे? अरुण जेटली थे, जो इस योजना को लाएंगे। ठीक है, तो पीरियड कब था इसका? 17-18 के बजट में आया था। ठीक है, 17-18 का जो बजट है उसी में चुनावी बॉन्ड योजना का घोषणा हुआ अरुण जेटली के द्वारा। ठीक, अब ये होता क्या है चुनावी बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड कुछ नहीं, करेंसी नोट की तरह है। चुनावी बॉन्ड क्या है? तो ये जो बॉन्ड है चुनाव के, करेंसी नोट की तरह है, जिसको हमारे यहाँ एक बैंक को अधिकृत किया गया था इसको बेचने के लिए। ठीक है, कौन थी? एसबीआई। पीटी का क्वेश्चन हो गया, चुनावी बॉन्ड जो है वो किस बैंक के द्वारा जारी किया जाता था? तो सिर्फ एसबीआई ही जारी करता था, और एसबीआई के 29 शाखाओं से आप इसका क्रय कर सकते थे। यही व्यवस्था थी इसमें। कोई व्यक्ति को चुनावी बॉन्ड खरीदना, अगर किसी पार्टी को चंदा देना है, तो व्यक्ति क्या करता है, जाता बैंक में और चुनावी बॉन्ड खरीदता। कितने खरीद सकता है वो? तो 1,000 रुपया से शुरू होता था, 1 करोड़ तक का चुनावी बॉन्ड था। 1,000 से 1 करोड़ रुपए तक का चुनावी बॉन्ड उपलब्ध है। अब आप जाते और बैंक में खरीद लिए, खरीद के जिस पार्टी को चंदा देना आप दे दिए। अब इसमें व्यवस्था क्या थी? इसमें व्यवस्था थी कि चुनावी बॉन्ड जो भी आदमी क्रय कर रहा है, जो इसका क्रेता है, उसका नाम क्या होगा? गोपनीय होगा। ठीक है, अब वो किस पार्टी को ये चंदा गया, किस पार्टी में जिसको चंदा दे रहा है चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, ये क्या है? गोपनीय रखा गया। मतलब इसको पारदर्शिता में नहीं लाया गया, ये गोपनीय था। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि हम इसको लोगों को जानने से, ठीक है, ये रोकना, गोपनीयता रखना, कि हम ये नहीं बताएंगे किसे चंदा दिया, ये उचित नहीं है। ठीक है, और इस आधार पर इस बॉन्ड को, इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और साथ ही क्या कहा गया? एसबीआई को कहा गया है कि आप 15 तारीख तक, ये 15 मार्च उनके लिए डेडलाइन है, कि 15 मार्च तक आप क्या करें कि जितने लोगों ने चुनावी बॉन्ड खरीदा था, किसको दिया ये, और उस बॉन्ड को किसने भुनाया है बैंक में, आपने बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी वाले ने उस बॉन्ड को भुनाया, ये पूरी सूची आप जारी कर दीजिए चुनाव आयोग को। एसबीआई देगा किसको? आयोग को देगा, निर्वाचन कमीशन को, चुनाव आयोग को देगा। और चुनाव आयोग को बोला गया कि आप इसको सार्वजनिक कर दीजिए। ठीक है, यही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। ठीक है, अब इस वर्डिक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। पीटी फैक्ट्स जो हो सकते हैं आपके पास है, वित्त मंत्री अरुण जेटली के समय में लागू किया गया, 17-18 के बजट में आया था। एसबीआई इसके लिए अधिकृत बैंक थी। ठीक है, 29 शाखाओं से वो चुनावी बॉन्ड बेच रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने इसको गोपनीयता के कारण से, जो इसमें गोपनीयता बढ़ती गई थी, ठीक है, पारदर्शिता नहीं थी, इस कारण से क्या किया, असंवैधानिक घोषित किया और एसबीआई को एक निर्देश जारी किया है कि आप सभी का नाम चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग इसको सार्वजनिक करे। अभी आप देखे होंगे तुरंत जब ये वर्डिक्ट आया था तो एसबीआई ने जून तक का समय मांगा कि हमको नाम बताने के लिए जून तक का समय चाहिए, लेकिन 2 दिन पहले फिर सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया एसबीआई को कि हम आपको समय देने की स्थिति में नहीं है, आप 15 मार्च तक ही अपना जो आपकी सूची है वो चुनाव आयोग को सौंप दीजिए। ठीक है, इसका बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो हर हाल में चाह रहा है कि जल्द से जल्द इस चीज को पारदर्शी बना दिया जाए, ताकि सभी लोगों के ये सामने आ जाए कि जो पार्टियों को चंदा मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, देखिए राजनीतिक दल का जो खर्च है और जो चंदा है ये हमेशा से पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों के में प्रश्न रहता है। ठीक है, उसके लिए एक व्यवस्था ये दी गई थी, इसके पहले जो व्यवस्था थी उसमें कोई चुनावी बॉन्ड या चेक के माध्यम से भुगतान नहीं था, कैश होता था भुगतान जिनको चंदा देना होता था। तो इसको कम से कम एक सिस्टम में लाने के लिए, व्यवस्थित रूप देने के लिए सरकार ने उसमें 17-18 में ये व्यवस्था लागू की थी। तो ठीक है, अब बैंक के माध्यम से करेंगे, लेकिन इसकी जो कमी रह गई थी, मुख्य कमी इसमें जो पारदर्शिता नहीं थी, इसको जो छुपाया गया था उसके कारण से भी योजना असंवैधानिक हो गई। अब इसके बाद जो नई योजना आएगी, हम लोग के जो सुझाव होंगे वो परीक्षा में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, अब ये पेटी फैक्ट्स है, एक दो इन्फॉर्मेशन इसमें आप जान सकते हैं कि राजनीतिक दलों को जनवरी 2024 तक इस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 16,518.11 करोड़ रुपया चंदा मिला है। एक डेटा है, ध्यान रखेंगे तो रख लेंगे, 16,518.11 करोड़ रुपया अभी तक इसका चंदा जनवरी 2024 तक 16,518.11 करोड़ रुपया चंदा इस बॉन्ड के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अभी चुनावी बॉन्ड पे इतना ही था। कोई कंफ्यूजन है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछेंगे। ठीक है, अभी भी पूछ सकते हैं, बाद में आप अपना जो हम लोग का बीपीएससी प्रिपरेशन ग्रुप है उसमें भी अपने डाउट रख सकते हैं, और जब ये यूट्यूब पे में वीडियो अपलोड होता है वहां भी अपने डाउट को रखेंगे, तब भी हम अगले क्लास में ये फिर से उसको स्पष्ट कर देंगे आपके पास। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे। ठीक, देखिए नेक्स्ट देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था पे हम लोग हैं, तो यहीं पे छोटी सी जानकारी और जान जाएंगे। बिहार से हमारे एक विधायक थे अज्ञाओं से, माले विधायक मनोज मंजिल, बिहार के विधायक एक हैं मनोज मंजिल। बिहार बेस एग्जाम आप लोग देते हैं ज्यादा, इसलिए जानना चाहिए हम लोग को। मनोज मंजिल माले विधायक अज्ञाओं क्षेत्र से। ठीक है, मनोज मंजिल माले विधायक अज्ञाओं क्षेत्र। जानना क्या है, जानना यह कि इनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ठीक है, कहा है कि हत्या के मामले में इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है इनको, मनोज मंजिल विधायक को, इसलिए इनकी सदस्यता समाप्त हो गई। आप सबको पता है कि अब एक्ट बन गया है कि 2 साल उससे ऊपर का सजा अगर किसी को मिल जाएगा, किसी माननीय को, तो उनकी सदस्यता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। किस आधार पे, मतलब वर्तमान में सजा याफ्ता होने के कारण किस विधायक की सदस्यता समाप्त हुई, अब जान रहे हैं, मनोज मंजिल माले अज्ञाओं क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे। इसके पहले भी हम लोग देखेंगे बिहार में 4 ऐसे माननीय हैं जिनकी सदस्यता पूर्व में भी समाप्त हो चुकी है सजा याफ्ता होने के कारण से। ठीक है, इनमें आपको पता होगा नाम, अगर तो हम एक बार दोहरा देते हैं, इलियास हुसैन, अनंत सिंह, अनिल सहनी और राजवल्लभ यादव। ठीक है, इलियास हुसैन, अनंत सिंह, अनिल सहनी और राजवल्लभ यादव, ये 4 माननीय पहले भी अपनी सदस्यता खो चुके हैं। ये 5वें व्यक्ति हैं, 5वें माननीय हैं बिहार के जिन्होंने अपनी सदस्यता खोई है, क्या, सजा याफ्ता होने के बाद। ठीक है, ठीक, चलिए आज हम लोग राज्य व्यवस्था पिछली 2 इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। ठीक है, हम लोग के पास जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वाला चैप्टर है, आप वहां चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में कुछ चीजों को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में एक बहुत ही चर्चित विषय चल रहा था, अभी उसका हालांकि पटाक्षेप हुआ, लेकिन फिर भी प्रश्न में तो आएंगे आपके पास। अब एपिसोड खत्म हुआ, क्या था, कतर में आप पढ़े होंगे कभी कि हमारे 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे, नौसैनिक अधिकारी हैं, पहले भारतीय नौसेना में ये अधिकारी थे, मतलब 8 हम पूर्व जोड़ ही देते हैं। 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारी को क्या हुआ, कतर में मौत की सजा सुनाई गई थी। इन्हें क्या दिया गया था, मृत्युदंड, मौत की सजा। ठीक है, कतर में ये लोग थे। तो अब आप
देखिए सिंपल सा क्या प्रश्न आ सकता है, पहला प्रश्न ये हो सकता है आपके से, कभी किस देश में नौसेना के पूर्व अधिकारियों की मौत मृत्यु दंड दिया की सजा सुनाई गई थी? तो हम लोग देख रहे हैं कतर में सुनाई गई थी। भाई क्यों सुनाया गया इनको मौत की सजा, ये क्या कर रहे थे वहां पे, तो कर क्या रहे थे? तो वहां पे एक कंपनी है अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। अल दहरा, अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी के नाम से, अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज के नाम से कंपनी है अल दहरा। इसमें ये पूर्व 8 नौसैनिक काम कर रहे थे। ठीक है, आरोप लगा जासूसी का, इन पे आरोप लगाया गया कि जासूसी कर रहे थे, और इस आरोप में उन्हें मृत्युदंड दिया गया। इन्हें मृत्युदंड मिलने के बाद से भारत की ओर से कूटनीतिक प्रयास प्रारंभ हुए। ठीक है, जब भारत की ओर से कूटनीतिक प्रयास प्रारंभ हुए तो सबसे पहले कोर्ट ने फिर क्या किया, वहां की कोर्ट ने इनकी मृत्युदंड की सजा को कम करके कैद में बदल दिया। ठीक है, लेकिन कूटनीतिक प्रयास भारत के रुके नहीं, आगे भी प्रयास जारी रहा, आगे प्रयास जारी रहा, उसके सार्थक परिणाम निकल गया है। क्या परिणाम निकल गया है? सभी को रिहा कर दिया गया। मौत की सजा के बाद भी इन सभी को रिहा कर दिया गया और सुरक्षित भारत आ गए, रिहा किया गया। बस इतना ही पीटी फैक्ट्स आपको जानना है। ठीक है, इन नौसैनिक के अधिकारी थे, कतर में थे, मृत्युदंड मिला, बाद में भारत के कूटनीतिक प्रयास से क्या हो गई है, रिहा कर दी गए। देखिए भारत की विदेश नीति और भारत का जो हम लोग का ये जो मध्य एशिया में हमारा प्रभाव है या विदेश नीति, भारत के जो प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है, वहां पे भी एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित होगा। आप समझ सकते हैं भारत की विदेश नीति के या कूटनीति की महत्वपूर्ण जीत है कि कतर में जहाँ पे आपके 8 पूर्व सैनिक अधिकारी को मृत्युदंड मिलता है, मतलब देश के प्रयास से वो सजाएं केवल कम नहीं होती बल्कि वो रिहा होते हैं और वापस सकुशल अपने देश आते हैं। ठीक है, ये एक जानकारी अपने पास सब रखेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा पीएम का संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की, पीएम की संयुक्त अरब अमीरात की जो यात्रा हुई, यूएई की यात्रा महत्वपूर्ण है। 13 फरवरी को ये वहां पहुंचे थे। ठीक है, यूएई में गए, संयुक्त अरब अमीरात में गए। ठीक है, ये हमारे प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की जो यात्रा है वो 7वीं यात्रा थी। ठीक है, 13 फरवरी को पहुंचे, 7वीं यात्रा थी। अब जैसे यहाँ पे गए तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया कि यूएई के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वहां के प्रेसिडेंट को हमको अब जानना चाहिए, तो अब जानेंगे शेख मोहम्मद बिन जायद। शेख मोहम्मद बिन जायद कौन है? यूएई के राष्ट्रपति। बहुत चर्चा में रहा। अभी आपने देखा होगा कि इसी यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ। ठीक है, कहाँ बनाया गया? अबू धाबी में। माननीय प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ। एकदम प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा, हमारे हिसाब से आप जो भी एग्जाम देने जाएंगे उसमें प्रश्न रहेगा भी आपसे, कहाँ बना है? अबू धाबी में बना। जगह का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। हम आपके प्रेसिडेंट का नाम इसलिए ध्यान दिला रहे हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री को बोलते हुए, उन्होंने बताया कि जब भी ये बात रखी गई थी तो उन्होंने कहा, मतलब वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा था कि आप जिस जगह पे बनाना चाहते हैं बनाए, जमीन देंगे हम। और वहाँ की सरकार से जमीन प्राप्त हुई और अबू धाबी में एक बड़ा मंदिर बनवाया गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जो मंदिर है वो किसका है, किस संस्था के द्वारा बना या किस चीज का है? ठीक है, अभी भी जानना चाहिए आपको। अक्षर पुरुषोत्तम, श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अक्षरधाम मंदिर के नाम से आप लोग जानते हैं, जो आपके दिल्ली में भी है। ठीक है, उसी संस्था का ये मंदिर है, श्री अक्षर पुरुषोत्तम नारायण स्वामी नारायण संस्था है। ठीक है, अक्षरधाम मंदिर जो आप जानते हैं नाम से। ठीक है, अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा अबू धाबी मंदिर बनाया गया। आप संस्था को भाई जरूर जानेंगे। ठीक है, और इसका निर्माण हो गया। अब देखिए, अब हम लोग भारत और ईयू के बारे में, चूंकि बहुत चर्चा में रहा, वहाँ एक बड़े मंदिर का निर्माण हुआ मुस्लिम कंट्री में, तो वहाँ पे कुछ चीजें हम लोग को जाननी चाहिए कि भारत और ईयू का संबंध कैसे है, मतलब कैसे ये सब चीजें संभव हो पाई हैं, क्या संबंध हमारा वहाँ पे है कि आपको एक वहाँ पे हिंदू मंदिर बनाने का और उसको क्रियाशील करने का अनुमति प्राप्त हुआ है। देखेंगे महत्वपूर्ण संबंध हमारा उनके साथ है। 21-22 में हम लोग देखते हैं यूएई, 21-22 में अगर हम लोग आकलन करें तो 21-22 में हम लोग पाते हैं आर्थिक स्थिति में कि संयुक्त अरब अमीरात जो देश है वो अमेरिका और चीन के बाद, अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है भारत के लिए। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी है उनके साथ, आर्थिक मित्रता बहुत मजबूत है, व्यापारिक भागीदारी में
क्या हम देखें, व्यापारिक भागीदारी में हम तीसरे स्थान पे उनके साथ पे हैं। चीन और अमेरिका के साथ व्यापारिक भागीदारी ज्यादा है, उसका तीसरे नंबर का देश कोई है तो संयुक्त अरब अमीरात ही है। ठीक है, फिर हम आगे आगे अगर आएंगे तो देखेंगे 22-23 में भारत से जो निर्यात होता है, भारत जो निर्यात करता है उसमें 22-23 में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर यूएई है। भारत ने जो निर्यात किया है, निर्यात के मामले में अगर हम देखें संबंध को, तो निर्यात के मामले में क्या बातें हैं कि दूसरे स्थान पर, सेकंड स्थान पर कौन है? संयुक्त अरब अमीरात है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा, पीटी में आएगा। ठीक है, कि व्यापारिक स्थिति में भागीदारी में संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारा तीसरा संबंध है। भारत से निर्यात होने में संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा स्थान है, पहला स्थान अमेरिका को प्राप्त है। ठीक है, देखिए 22-23 में 31.61 अरब डॉलर का निर्यात हम लोगों ने किया यूएई को। कितना क्या है? 31.61 अरब डॉलर, 31.61 अरब डॉलर का निर्यात यूएई को किया गया। ठीक है, लगभग 25 लाख भारतीय यूएई में रहते हैं। आप न्यूज में सुन रहे होंगे, लगभग 25 लाख भारतीय यूएई में क्या है? निवास करते हैं। और वहां से उन लोगों ने 2022 में कितने लोग रहते हैं, क्या किया उन लोगों ने? लगभग 20 अरब डॉलर की राशि इंडिया भेजी थी। अब समझिए, बड़े 20 अरब डॉलर तो यूएई से इंडिया को मिल गया। कैसे? वहां जो भारतीय रहते हैं वो जो पैसा भारत को भेजते हैं, अरेबियन कंट्री में जो भारतीय रहते हैं वो बड़ी मात्रा में भारत में अपना पैसा भेजते हैं। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा इस रूप में हमें प्राप्त होता है। तो लगभग 20 अरब डॉलर की राशि वैसे भारतीय जो यूएई में रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 25 लाख के द्वारा भेजी गई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज है। फिर आप समझिए, अब एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आप जानते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में अगर हम यूएई को देखें तो हम पाएंगे कि भारत के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में यूएई का स्थान 7वां है। भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसमें क्या है? यूएई 7वें नंबर का देश है भारत में इन्वेस्टमेंट करने के मामले में। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में 7वां बड़ा निवेशक यूएई है। ठीक है, अब देखिए क्या हम लोग निर्यात करते होंगे। जितनी पेटी फैक्ट से मैंने आपका रख दिया है यूएई के संबंध में, फिर आप कुछ चीज को जान जाएंगे कि हम लोग निर्यात क्या करते हैं। निर्यात हम लोग करते हैं पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है, महंगे मेटल्स बेचते हैं उनको, क्या बेचते हैं, और पत्थर बेचते हैं उनको, तरह तरह के जो कीमती पत्थर आते हैं। ज्वेलरी बेचते हैं हम लोग उनको, खाद्य सामग्री बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, मशीनरी बेचते हैं। ठीक है, मशीनरी संबंधी उत्पाद ये हम लोग उनको यहाँ से निर्यात करते हैं। ठीक है, और आयात में आप समझ सकते हैं कि तेल महत्वपूर्ण रूप से हम लोग वहां से खरीदते होंगे। तो तेल आयात के मामले में आप सबको पता है, एनर्जी के लिए हम लोग क्या तेल पर डिपेंडेंट है। अभी भी बहुत हम लोग भारत में जितना हम लोग को एनर्जी की आवश्यकता है वो बहुत बड़ी उसकी मात्रा किससे पूर्ति करते हैं? हम लोग तेल से करते हैं। और तेल आप सबको पता है हम लोग उसका अधिकांश हिस्सा क्या करते हैं? आयात करते हैं। और आयात में सबसे अधिक आयात उसी मध्य एशियन कंट्री से ही होता है, अरबियन कंट्री से ही होता है। इसमें हम लोग देखेंगे यूएई का स्थान क्या है कि यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। यूएई क्या है? चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है भारत के मामले में। ठीक है, इतनी जानकारी रख लेंगे। फिर अभी वर्तमान में जो पीएम गए, तो वर्तमान में पीएम गए तो एक समझौता हुआ, वो क्या हुआ उसको जानेंगे। भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा के लिए करार हुआ। एक क्या समझौता हुआ है? भारत पश्चिम एशिया यूरोप, भारत से पश्चिम एशिया होते हुए यूरोप आर्थिक गलियारा निर्माण के लिए समझौता हुआ। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ये भी पीटी फैक्ट्स में आपसे आ सकता है कि जो वर्तमान दौरा हुआ उसकी क्या उपलब्धि रही। इसकी उपलब्धि रही कि भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा के लिए करार हुआ है। इस गलियारा को हम लोग क्या मान रहे हैं? इसको हम लोग मान रहे हैं कि चीन का एक प्रोजेक्ट है। क्या है? चीन का एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। ठीक है, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, उसके विकल्प के तौर पर हम लोग देख रहे हैं किसको? भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक गलियारा के निर्माण को। क्लियर है? जो कि यूएई के दौरे में वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा समझौता किया गया है। ठीक है, फिर दूसरा, दोनों देश ने एक समझौता किया है किस चीज पे? तो डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजना पे, डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजना पे काम करने पे दोनों देश ने समझौता किया। ठीक है, इसमें दोनों सहयोग करेंगे। घरेलू जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हम लोग का है उसको उसको जोड़ने पे समझौता हुआ, दोनों को एक साथ जोड़ने पर समझौता हुआ है। क्या हम लोग का कार्ड है? आपको पता होगा भारत का कार्ड क्या है? रुपे। रुपे हम लोग का कार्ड है।
क्रेडिट कार्ड रुपए भारत को उसके यूएई का जयवान उसके साथ हम लोग उसको जोड़ने पर समझौता किया। ठीक है, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का यूएई का यात्रा के संदर्भ में हमने आपसे बात रखी है। ठीक है, ये भारत की विदेश नीति, खासकर जो मध्य एशिया का मेरा क्षेत्र है वहां से जो प्रश्न होंगे तो वहां भी आपका एक महत्वपूर्ण पहलू ये होगा। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से भी हम लोग बाहर निकलेंगे। अब हम लोग आज सीधा पहुंचेंगे बिहार वाले जानकारी पे। ठीक है, बिहार पे हम लोग देखेंगे, दो सेक्शन हम लोग देख लिए, राज्य व्यवस्था देखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखे हैं, इसके बाद बिहार देखेंगे, और बिहार के बाद अगर समय आज का बचेगा तो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विविध या खेल स्पोर्ट्स कहीं चलेंगे। ठीक है, अभी आप सीधा बिहार में पहुंचिए। देख, बिहार में अभी चर्चित में आपका आर्थिक सर्वेक्षण, आपको पता होगा बजट से पहले एक आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। तो बिहार के अभी वर्तमान के वित्त मंत्री के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, नाम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सबके ध्यान में होगा आप लोगों के। तो वर्तमान में वित्त मंत्री हमारे सम्राट चौधरी हैं। ठीक है, माननीय सम्राट चौधरी के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट रखा गया। एक परंपरा ही हमारे यहाँ बजट के पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट रखते हैं। ठीक है, और आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट से आपसे पीटी में प्रश्न लगातार आते रहते हैं। और दूसरी ओर क्या होता है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कहाँ काम आता है, हमको मुख्य परीक्षा में ये काम आता है। ठीक है, जब आप बिहार सरकार के आर्थिक नीतियों के संबंध में, विकास के संबंध में कोई प्रश्न को लिख रहे होते हैं तो ये सारे डेटा या सारी जो विषय वस्तु वहां पे आपके काम आती है। और ये हम आप पिछला ट्रेंड अगर देखेंगे मुख्य परीक्षा का बिहार का, तो आप पाएंगे कि बिहार के आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास के क्षेत्र से एक प्रश्न प्रति साल पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, जब मुख्य परीक्षा के लिए बात करेंगे तो बताएंगे, अभी आपको हम हिंट केवल कर देते हैं कि आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, इस आर्थिक सर्वे में पहली बात निकल गया ये विकास दर की। क्या आया है, विकास दर। एक डेटा पहले आप जानेंगे, विकास दर 23-24 का जो आप आया है, इसमें माना गया कि विकास दर 10.6% है। कितना वृद्धि, विकास दर में वृद्धि क्या माना गया, विकास दर में जो वृद्धि है 10.6% रहेगी। ठीक है, 10.6% का वृद्धि है विकास दर में। ठीक, आगे जानेंगे ये आधार वर्ष 11-12 के से अगर हम लोग देखें, हम लोग इसको आकलन करने में क्या करते हैं, आधार वर्ष तय करते हैं, फिर वर्तमान मूल्य पे करते हैं और एक आधार वर्ष के आधार पे करते हैं। तो आधार वर्ष क्या अभी है 11-12, तो 2011-12। ठीक है, ये अलग से भी प्रश्न होता है आधार वर्ष क्या है। आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर, 2011-12 में जो मूल्य था उसके स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद, घरेलू उसको क्या कहेंगे, जीएसडीपी। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10.6% बढ़कर कहाँ पहुंच गया, 4.4 लाख करोड़ रुपया पहुंचा। आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर, स्थिर मूल्य के आधार पर जब हम लोग आकलन करते हैं तो क्या पाते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10.6% की वृद्धि दर रही और ये पहुंच गया 4.4 लाख करोड़ रुपया का अनुमान है कि 4.4 लाख करोड़ रुपया टोटल सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहने का अनुमान लगाया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। ठीक है, फिर आगे आएंगे वर्तमान मूल्य पे। हमने आपसे चर्चा क्या 2011-12 के अस्थिर मूल्य पे 10.6% की दर से इतना लाख करोड़ रुपया रहेगा। आइए हम लोग वर्तमान मूल्य पे आकलन करें, तो वर्तमान मूल्य पे 15.5%, वर्तमान मूल्य पे 15.5% की वृद्धि से बढ़कर के कहां पहुंचेगा, 7.5 लाख करोड़ होने का अनुमान है। यहाँ पे कितना होगा वर्तमान मूल्य से, 7.5 लाख करोड़। ठीक है, दोनों डेटा आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, एकदम पीटी फैक्ट्स है। देखिए, विकास दर जो मेरा सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो कितना होगा, तो स्थिर मूल्य पर अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताइएगा 10.6% वृद्धि दर है। ठीक है, कितना है, तो 4.4 लाख करोड़ रुपया। वर्तमान मूल्य पर तो 15.5% वृद्धि दर है, कितना होगा, तो 7.5 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, आगे आएंगे हम लोग प्रति व्यक्ति आय।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हमसे, अब वो पूछेगा बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है बताइए। देख रहे होंगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पूछेगा, तो प्रति व्यक्ति आय इसमें हम लोग आएंगे। फिर यही बात देखेंगे आपकी आधार वर्ष के स्थिर मूल्य पे, जो आधार वर्ष है उसके स्थिर मूल्य पे हम लोग आकलन करेंगे। तो 22-23 में प्रति व्यक्ति आय में 9% वृद्धि हुआ और 35,119 रुपया पे पहुंचा। कितना वृद्धि हुआ इसमें? 9%। प्रति व्यक्ति आय में 9% का वृद्धि हुआ और 35,000 आपका 119 रुपया ये प्रति व्यक्ति आय बिहार का आप देखेंगे है। ठीक है, किस आधार पे? आधार वर्ष के आधार पे, स्थिर मूल्य के आधार पे। फिर इसी तरह से अगर वर्तमान मूल्य पे आप देखना चाहेंगे कि वर्तमान मूल्य पे कितना है हम लोग को प्रति व्यक्ति आय, तो वर्तमान मूल्य पे पिछले वर्ष से अगर हम तुलना करें तो पिछले वर्ष की तुलना में 13.9% बढ़कर, ठीक है, हम आपसे फिर से स्थिर कर रहे हैं, ये आधार वर्ष पे वृद्धि है। ठीक है, स्थिर मूल्य के हिसाब से 9%। वर्तमान मूल्य पे अगर पूछेगा हमसे तब हमको बताना पड़ेगा कि वर्तमान मूल्य पे इसकी वृद्धि 13.9% है, 13.9% है और पैसा 59,637 रुपया है। कितना है हमारा? 59,637 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, ये वर्तमान मूल्य पे, ये आपके पास डेटा आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप जानना चाहें कि तो ठीक है, मेरा राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है, ये भी आपको जानना चाहिए। यहाँ पे ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय के अगर हम लोग देखेंगे तो 22-23 में प्रति व्यक्ति आय 98,374 रुपया है। राष्ट्रीय स्तर पे क्या है ये? अगर पूछ दिया राष्ट्रीय स्तर पे प्रति व्यक्ति आय है तो 98,374 रुपया, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। वो राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग से क्या करता है, प्रश्न पूछता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के स्तर पर पूछेगा, वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न पूछा जा सकता है। आप बताएंगे 98,374 रुपया है 22-23 में प्रति व्यक्ति आय, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन वृद्धि अगर देखिएगा पिछले वर्ष की तुलना में तो वो कम है, वो 6.3 ही वृद्धि हुआ है। अगर वृद्धि से तुलना कीजिएगा तो ये जो राशि मेरे पास है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6.3% की ही वृद्धि हुई है। ठीक है, अब आप बिहार में अगर आएंगे तब आप क्या पाते हैं? तब आप पाते हैं कि 9% की वृद्धि है स्थिर मूल्य पे और वर्तमान मूल्य पे 13% की वृद्धि हुई है। 13.7% था हमारा ये। ठीक है, वृद्धि के साथ हम लोग कहाँ पहुंचे थे? 59,000 पे पहुंचे थे। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति आय भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आप औसत आयु। आप ये भी प्रश्न देखेंगे बहुत बार पीटी में आता है कि अभी औसत आयु कितनी है। ठीक है, जिसको हम लोग मानते हैं जीवन प्रत्याशा, कि जिंदा रहने की संभावना जो है कितनी वर्ष तक है, अभी आप कितनी वर्ष तक जिंदा रहेंगे बिहार में अगर हैं तब। ठीक है, तो औसत आयु बिहारियों की कितनी है अभी? यह है 69.5 वर्ष। ठीक है, बिहारियों का जो है 69.5 साल औसत आयु है। ठीक है, अब इसमें दो भाग हम लोग देखते हैं, महिला पुरुष। ठीक है, महिलाओं का औसत आयु कितना है और पुरुषों का कितना है, तो बहुत ज्यादा अंतर अब नहीं बचा है। अब महिलाओं का 69.2 वर्ष है, महिलाओं की आयु है 69.2 वर्ष और पुरुषों का 69.7 ईयर्स। इतना बिहार के महिला पुरुष जिंदा रहते हैं। एक प्रत्याशा है 69.2 वर्ष बिहार की महिलाएं जीवित रहेंगी, 69.7 वर्ष तक बिहार के पुरुष जीवित रहेंगे और 69.5 ओवरऑल बिहार का जीवन प्रत्याशा है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें जीवन संभावना कितनी है, तो राष्ट्रीय स्तर पे थोड़ा सा बिहार से आगे है। ठीक है, 70 वर्ष है। ये क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर जीवन संभावना कितनी है, तो 70 वर्ष है। अब बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, फिर से आपसे दोहरा रहे हैं, एकदम पेटी फैक्ट्स है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जीवन संभावना भारत में कितना है, तो 70 वर्ष है। बिहार में कितना है, तो 69.5 वर्ष है। बिहार में महिलाओं का कितना है, 69.2 वर्ष है। बिहार में पुरुषों का कितना है, 69.7 वर्ष है। क्लियर है? बिल्कुल इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बार बार दोहराइएगा तभी ये सब चीजें याद रहती है। फैक्ट्स जो है डेटा है, और आप देखते होंगे डेटाबेस क्वेश्चन बहुत पूछता है पीटी में। ठीक है, यहीं से आप लोगों का स्कोर थोड़ा नीचे होना शुरू होता है जब इन प्रश्नों का उत्तर नहीं कर पाते हैं। करना चाहिए, आसान है, बहुत बार पूछने वाला प्रश्न है, इसलिए कुछ डेटा तो आपको याद रखना पड़ेगा ही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अब हम लोग देखते हैं कि विकास पे हम लोग की क्या स्थिति है, डेवलपमेंट पे हम लोग कितना खर्च कर पा रहे हैं। तो 22-23 में हम लोग देखते हैं विकास पर, डेवलपमेंट पे 22-23 में जो डेटा है कि 22-23 में प्रति व्यक्ति हम लोग 11,760 रुपया खर्च किए। कितना खर्च किए? 11,760 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च किया गया सरकार के द्वारा विकास के ऊपर। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखेंगे सामाजिक सेवा में, सामाजिक सेवा में हम लोग कितना खर्च किए हैं। तो सामाजिक सेवा में 7,014 रुपया सामाजिक सेवा में हम लोग खर्च किए, और ये विकास पे खर्च किए 11,760 रुपया विकास पे खर्च किए प्रति व्यक्ति, और सामाजिक सेवा पे 7,014 रुपया खर्च किए हैं प्रति व्यक्ति। ठीक है, ठीक। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण और डेटा जब बजट पढ़ेंगे तो डेटाबेस ही होगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल दिमाग में रहने लगेगा। महत्वपूर्ण है, अभिरुचि भी होनी चाहिए आपको कि सरकार हमारे विकास पे कितना खर्च कर रही है। अभिरुचि का विषय होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जीवन प्रत्याशा बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि कितने साल आप जिंदा रहेंगे। ठीक है, औसत रूप से आप कितने जिंदा रहेंगे आप देख लीजिए। ठीक है, औसत रूप से आप ज्यादा भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन औसत बिहार का ही है। ठीक है, राष्ट्रीय औसत भी आपको पता चल गया, बिल्कुल। इसलिए आप कहें आपसे प्रति व्यक्ति आय आपको पता चल रहा है कितना, आप अपना अंदाज लगाइए आप कहाँ हैं, एवरेज से नीचे हैं, ऊपर हैं, कुछ अंदाज चलेगा आपको। अभिरुचि जगाने के लिए इन चीजों को करना पड़ता है। ठीक है, कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उससे खुद से भी अगर अपने संबंध बनाएंगे तो निश्चित रूप से थोड़ी अभिरुचि आपकी बनेगी इन चीज डेटा के ऊपर, आप याद रख पाएंगे आसानी से। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग के पास स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, हेल्थ सेक्टर में क्या है मामला। हेल्थ सेक्टर में क्या 23 तक का जो रिपोर्ट हम लोग के पास है, दिसंबर 23 तक का, दिसंबर 23 तक में हम लोग का है कि बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर, जब 10 लाख की आबादी हम लोग देखेंगे तो 10 लाख की आबादी पर कितने सेंटर हैं? 114 स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं। सरकार के 10 लाख पर 114 स्वास्थ्य केंद्र है मेरे पास। ठीक है, ये सब देख रहे हैं बिल्कुल पिटी फिक्स है, लेकिन फिर अभिरुचि होना चाहिए कि हाँ हमारी स्थिति कहाँ है विकास में। 10 लाख आदमी के ऊपर 114 स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत अभी है वर्तमान में हमारे यहाँ। ठीक है, फिर आगे आइए, देखिए महिलाओं की स्थिति या विकास की स्थिति हेल्थ में कहाँ पर है, इसमें आकलन चलेगा आपको। 2022-23 में एक डेटा हमारे पास है कि जो संस्थागत प्रसव हुआ, जो महिलाएं स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जो बच्चों को जन्म दे रही हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संस्थागत प्रसव। जो घर में जन्म दे रही हैं, गांव में है, घर में है, वहीं पे दाई को बुला के जो जन्म दे रही हैं, वो संस्थागत प्रसव में नहीं आता। जो अस्पताल में जाकर के बच्चे को जन्म देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संस्थागत प्रसव है। एक विकास का मानक है। ठीक है, विकास का मानक जैसे हम लोग आकलन करते हैं, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की जागरूकता कितनी है, स्वास्थ्य सुविधा कितनी है, कि संस्थागत प्रसव कितना हो रहा है। तो देख रहे हैं 22-23 में कितना था, तो 15.75 लाख महिलाओं ने इसका संस्थागत प्रसव हुआ। कितना जाता था? 15.75 लाख संस्थागत प्रसव हुए बिहार में 22-23 में। 22-23 में अगर हम लोग देखते हैं बिहार में तो क्या है, संस्थागत प्रसव के मामले में 15.75 लाख महिलाएं संस्थागत प्रसव करवाई है। क्लियर है? देखिए जितना डेटा फैक्ट्स हम आपसे बार बार दोहरा रहे हैं, विकास संबंधी जो भी प्रश्न होगा वहां पे आपके लिए क्या करेगा, ये मटेरियल का काम करेगा। ठीक है, फिर आ गया ये ऊर्जा। आपको ये पता है विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मानक क्या है? ऊर्जा है। ये राष्ट्रीय स्तर से हो कि बिहार हो, कहीं भी ऊर्जा की उपलब्धता, उसकी खपत क्या होता है? विकास का पैमाना है। ठीक है, तो हम लोग देखें बिहार में क्या स्थिति। तो बिहार में हम लोग देखते हैं पिछले एक दशक में जो बिजली की उपलब्धता है, ठीक है, जो अवेलेबिलिटी है बिजली की, एनर्जी की, वो क्या है? एक दशक में बिजली की उपलब्धता में वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? पिछले एक दशक में बिजली की उपलब्धता बढ़ गई 145.5%। अब देख रहे हैं बहुत बड़ा बदलाव है। कितना बदलाव हो गया पिछले 10 साल में? एक दशक का मतलब 10 साल में। पिछले 10 साल में बिजली की उपलब्धता में 145.5% की वृद्धि हुई है। फिर से आपको दोहराएं, सीधा पीटी में प्रश्न होगा। ठीक है, बिजली में एक दशक में 10 साल में कितना उपलब्धता बढ़ा, कितना प्रतिशत बढ़ा? नहीं पढ़े रहिएगा, अंदाज नहीं लगा पाइएगा, 10% 20% पर रह जाइएगा। 145.5% बढ़ गया। क्लियर है? आगे आएंगे, बिजली की खपत कितनी है? तो 21-22 का डेटा उपलब्ध हमारे पास है। ये भी बहुत पूछता है कि कितना बिजली खपत है बिहार में। तो 21-22 में हम लोग देख रहे हैं कि बिजली खपत के मामले में
329 यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली खपत है। कितना है? 329 यूनिट है प्रति व्यक्ति बिजली खपत बिहार में। कितना है? 329 यूनिट्स हम लोग बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंज्यूम करने का रेट दर है कितना है? 329 यूनिट है प्रति व्यक्ति। ठीक है, फिर आइए, बिहार में रात्रिकालीन प्रकाश में क्या वृद्धि हुआ? क्या है क्वेश्चन आपका? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। रात्रिकालीन प्रकाश मतलब जो रात में लाइट है हमारे पास, ठीक है, रात में, ठीक है, नाइट में जो लाइट की व्यवस्था है उसकी उपलब्धता कितनी बड़ी बिहार में? अभी देखेंगे बहुत ज्यादा वृद्धि है, 474% की वृद्धि हुई। कितना हो गया? 474% बढ़ गया। मतलब पहले रात में पूरा बिहार का इलाका क्या रहता होगा? अंधेरा में डूबा रहता होगा। अब बिहार में जो रात में बिजली उपलब्ध हो रही है वो कितनी बढ़ गई? उसमें रात्रिकालीन प्रकाश में वृद्धि 474% की वृद्धि हुई है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? हम लोग अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे इस समय में, तो राष्ट्रीय स्तर की वृद्धि बहुत कम है, वहां 43% है। ठीक है, कितना है? 43% है। बिहार का स्तर पर 474% है। देखिए, अब इसका ये मतलब नहीं कि राष्ट्रीय स्तर में बिल्कुल विकास नहीं हुआ, हुआ है वहां भी विकास। बिहार में ये डेटा गैप इसलिए भी दिख रहा है आपको कि 10 साल पहले आप लौटेंगे तो आप बहुत पीछे थे। तो जो आदमी बहुत पीछे है वो तो जब विकास करना शुरू करेगा तो उसका डेटा निश्चित रूप से कैसा दिखेगा आपको? वो दिखेगा बहुत तेजी से विकास हो रहा है। सिचुएशन लेवल आने के बाद फिर क्या होगा? फिर उसका परसेंटेज गिरेगा। अब 474% बढ़ गया, तो अब जो वृद्धि दर होगा वो आपका नीचे हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब सब तरफ अंधेरा था और रोशनी की व्यवस्था हो गई तो ये परसेंटेज तो बहुत हाई होना ही है। ठीक ना? इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर बिहार में क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में रात्रिकालीन प्रकाश में कितना वृद्धि दर है, तो आप देखेंगे 474% वृद्धि दर है। ठीक है, हम आपकी कंसेप्ट इसलिए क्लियर किए कि वो विकास के आधार पर ये डेटा आपको दिखेगा। राष्ट्रीय स्तर पर कम, बिहार के स्तर पर बहुत ज्यादा। कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर शुरू में अगर कम विकास हुआ होगा और बाद में विकास हो रहा है तो क्या दिखेगा आपको? डेटा आपको दिखेगा, वृद्धि दर ज्यादा दिखेगा वहां का। ठीक है, देखिए आगे हम लोग आते हैं फिर अब बिजली की मांग पे। कि बिजली की मांग हमारे यहाँ भी कितनी? तो 22-23 में 7,495 मेगावाट। ठीक है, कोई बात नहीं। बिजली में जो हम लोग की मांग है, जो डिमांड हमारा वो कितना है? तो 22-23 में 7,495 मेगावाट बिजली का डिमांड, 7,495 मेगावाट 22-23 में बिजली की मांग थी। ठीक है, जो 24-25 में कितनी होने की संभावना है? 24-25 में है कि बिजली का डिमांड हो जाएगा 8,908 मेगावाट। 24-25 में डिमांड बढ़ेगा, कितना होगा? 8,908 मेगावाट हो जाएगा। ठीक है, सब डेटा आप लिख लेना चाहिए आपको। 25-26 में कितना हो जाएगा? 25-26 में हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 9,743 मेगावाट, 9,743 मेगावाट बिजली का डिमांड बिहार में होगा। ये क्या बताता है? फिर तो समझिए, बिजली का जो डिमांड लगातार आपका बढ़ रहा है, ये बता रहा है कि आपका डेवलपमेंट होने की संभावना है, कि आपका विकास बढ़ेगा, विकास दर बढ़ने वाला है। जब आप विकास करेंगे बिजली का डिमांड बढ़ेगा। आपको फैक्ट्री चलाने होंगे, बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कृषि में जरूरत पड़ेगा, बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र में जहां बिजली नहीं है, जिनके घरों में बिजली नहीं है, वहां बिजली पहुंचाएंगे, बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। क्या निष्कर्ष निकला? बिजली का डिमांड बढ़ना या बिजली कंज्यूम करने का जो रेट है पर यूनिट ये ज्यादा होना, या बिजली की उपलब्धता ज्यादा होना, किसी राष्ट्र या राज्य के लिए किस बात का सूचक है? उसके डेवलपमेंट का सूचक है। ठीक है, उसके विकास का सूचक है। हम आपसे ये बिंदु का चर्चा करते हैं, इसलिए करते हैं कि आपको ये मुख्य परीक्षा में काम आएगा। ठीक है, जब मुख्य परीक्षा में आप लिखते हैं तो ये बिल्कुल आपके काम आता है, तुलनात्मक। और ऐसे भी जब विकास आप लिख रहे होते हैं तब। अब बहुत सारे निबंध में भी अगर इस तरह का कोई निबंध आज पूछ दिया जाए, वहां भी आपका ये काम आएगा। ठीक है, इसलिए आपके दिमाग में कंसेप्ट में चलना चाहिए, खासकर नए स्टूडेंट्स का। पुराने लोग, जो लोग पढ़ चुके हैं, एक दो बार दे रहे हैं मेंस को, समझ रहे होते हैं कि किन चीजों को कहाँ जोड़ना है। नए स्टूडेंट को भी समझ में आना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम देख रहे हैं। पूरे आर्थिक सर्वेक्षण में जो बातें आपसे हम रख रहे हैं वो निश्चित रूप से कहाँ है? हमारे विकास से संबंधित है। हमारे समाज, हमारे अर्थव्यवस्था, हमारी सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम होते हैं उससे विकास से संबंधित सारा डेटा ये है। ठीक है, वहां पे इसका यूज कर पाएंगे। ठीक ना? चलिए आगे आते हैं हम लोग इस पे। अब आते हैं हम लोग एजुकेशन पे कि शिक्षा के विषय में क्या रिपोर्ट बताता है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण।
देखिए ये बताता है कि प्राथमिक कक्षा में, प्राइमरी एजुकेशन में, प्राथमिक कक्षा में मतलब प्राइमरी एजुकेशन में छीजन दर, छीजन दर हिंदी है छीजन दर, ठीक है। इसका इंग्लिश हो गया ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट रेट, ठीक है। ड्रॉप आउट रेट क्या है, अब समझ गए। सीजन में थोड़ा कंफ्यूज कर सकते थे, लेकिन ड्रॉप आउट रेट जैसे आप सुन इंग्लिश में समझ गए हैं। स्कूल छोड़ने का जो दर है वो कितना है, ये पूछ रहा है आपसे कि कितने बच्चे स्कूल में एडमिशन लिए और फिर छोड़ के चले गए, ये सीजन दर हो गया। तो प्राइमरी एजुकेशन के मामले में बिहार में सीजन दर 21, 22 और 22-23 में कितना है, शून्य है, 0%। क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्राथमिक कक्षा के मामले में बिहार में सीजन दर 21, 22 और 22-23 में कितना हो गया, तो 0 है। कोई बच्चा भी स्कूल नहीं छोड़ता प्राइमरी स्टेज तक, ये मेरा रिपोर्ट बताता है। ये बता रहा है कि आप विकास की ओर अग्रसर हैं, शिक्षा का इंपॉर्टेंस स्थापित हुआ कि प्राइमरी एजुकेशन तक तो आप नहीं छोड़ रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब 6 से 8वीं कक्षा में, 6 क्लास से 8 क्लास तक में सीजन दर है कि नहीं है। यहाँ हम लोग सीजन दर को देखते हैं, ड्रॉप आउट रेट को देखते हैं, तो पाते हैं क्या, तो यहाँ पाते हैं कि यहाँ पर है 2.77%। सीजन दर 6 से 8 में कितना है, तो 2.77% ड्रॉप आउट रेट है हमारे यहाँ, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ये है। फिर यहाँ पर जैसे ये डिवीजन हम लोग करेंगे, तुरंत डिवीजन क्या आता है, लड़की लड़का, ठीक है, स्वाभाविक रूप से आएगा। कितनी लड़कियों ने स्कूल छोड़ा, कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा, तो अब फिर से समझे। ये लड़कों का परसेंट है 3.39, 3.39। लड़कों में सीजन दर ज्यादा है, 3.39 है लड़कों में, और लड़कियों में है, लड़कियों में कम है, ये 2.13। लड़कियों में मात्र 2.13% है सीजन दर, ठीक है। ये लड़कों में ज्यादा है, लड़कियों में कम है ड्रॉप आउट रेट। 6 से 8 की हम बात कर रहे हैं आपसे, और प्राथमिक कक्षा में बात करेंगे तो 0 है, ठीक है। माध्यमिक कक्षा में अब हम पहुंचते हैं, ये 6 से 8 तक आ गया। जैसे हम माध्यमिक में पहुंचे तो सीजन दर कहाँ पे है, अब आप देखिए यहाँ आपको दिखेगा सीजन दर, यहाँ है आपका सीजन दर 17.64%। माध्यमिक तक आते आते हम लोग देख रहे हैं स्कूल छोड़ने वालों की संख्या बिहार में हो गई, अब सामने आ गई 17.64, 17.64% ड्रॉप आउट रेट है मेरा माध्यमिक स्तर पर, ठीक है। ये डेटा महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ आप देखेंगे फिर लड़कों का ड्रॉप आउट अभी भी ज्यादा है, 18.16% लड़का का ड्रॉप आउट रेट है, और लड़की का ड्रॉप आउट है 16.3, ठीक है। 16.3% है लड़की का, और लड़का का 18.16%। ये सीजन दर है 17.364 कहाँ का, माध्यमिक शिक्षा की स्थिति पर, ठीक है। फिर भी बहुत सुधार हुआ। देखिए 22-23 का डेटा आपसे हम बात कर रहे हैं, कितना है ये, 17.64%। हमने फिर एक बात आपसे रखा क्या, कि बहुत सुधार हुआ, कह रहे हैं हम आपसे, आपको जानना चाहिए। जैसे आप विकास लिखेंगे बिहार का, शिक्षा का लिखेंगे, तो आप पिछले डेटा से तुलना करेंगे तभी बता पाएंगे। इंटरव्यू में होंगे, आपसे पूछा जाएगा शिक्षा में क्या हो स्थिति है, कुछ विकास हुआ है, कोई डेटा बताएंगे आप, तब तो होगा हाँ विकास बहुत हुआ है, ऐसे नहीं होता, कोई डेटा आपके पास होना चाहिए ना। तो हम लोग देखेंगे 15-16 में अगर हम लोग तुलना करें कि 15-16 में क्या स्थिति था माध्यमिक कक्षा में सीजन दर का, ड्रॉप आउट रेट का, 15-16 में कहाँ पे थे, तो 57.7%, 57.7% था ड्रॉप आउट रेट, 57.7% था ड्रॉप आउट कब, 15-16 में, अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। और अभी आप पहुंच गए वर्तमान में कहाँ पहुंच गए, मात्र 17.64। तुलनात्मक में मैंने मात्र कहा, अभी भी ये ज्यादा है, ठीक है। अभी भी इस पे काम करने की आवश्यकता है, लेकिन आप जैसे विकास बताना चाहिएगा तब आप बताएंगे कि ये गिरकर यहाँ पहुंचा है, अभी इस पे आगे काम करने की आवश्यकता आपको है। क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए लास्ट है मेरा 22-23 में शिक्षा पे जो खर्च हुआ, 22-23 में शिक्षा पे खर्च आप जानना चाहिए आपको, 43,699 करोड़ रुपए खर्च किए गए बिहार में, 43,699 करोड़ रुपया खर्च हुआ बिहार में एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा। आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह बताता है कि 23-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद, इसका भी डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, 4,40,000 करोड़ रुपया, 4,40,000
40,000 करोड़ रुपया सकल उत्पाद रहा है। इसमें सर्विस सेक्टर का योगदान सर्वाधिक है, कितना है? 60%। सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा हुआ 4,40,000, इसका 60% सर्विस सेक्टर से आया है। ठीक है, लास्ट एक दो डेटा और आपको बताएंगे। जैसे खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन आर्थिक सर्वेक्षण बताता है मेरा कि खाद्यान्न उत्पादन में, कुल उत्पादन में हम लोग देखेंगे 4.8% की वृद्धि हुई। अब बिल्कुल समान सा लिखिएगा कि खाद्यान्न उत्पादन में कितना वृद्धि है, पूछिएगा खाद्यान्न उत्पादन में कितना वृद्धि दर्ज किया गया। अब बताएंगे 4.8% की वृद्धि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में हुई। ठीक है, 22-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, ये भी आपसे प्रश्न हो सकता है। तो आप बताएंगे 197.4, 197.4 लाख टन हुआ। खाद्यान्न उत्पादन कितना मेरा 22-23 में? 197.4 लाख टन। वृद्धि कितना है? 4.8%। क्लियर है? ठीक। अब लास्ट है मेरा कि भारत की जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या में वर्तमान में बिहार की हिस्सेदारी 9.4% है। कितना है? बिल्कुल महत्वपूर्ण, बिल्कुल याद रखिएगा, एकदम पूछा जाना चाहिए। 9.4% बिहार की हिस्सेदारी है। किसमें? भारत की जनसंख्या से तुलना करेंगे तो 9.4% हिस्सेदारी किसकी है? बिहार की है। ठीक है, चलिए यहां तक अगर आप ध्यान में रख लिए तो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आज ये खत्म हुआ है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण मैंने आपके पास रख दिया है। ठीक है, बजट के पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है उस पर चर्चा कर दिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण से निश्चित रूप से प्रश्न होंगे, आप लिख पाए होंगे बहुत बेहतर है, नहीं लिख पाए होंगे तो दोबारा से आप इसको देख करके, वीडियो को देख के जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने इसको रिविजन में रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब एक दो चीज हम जो चर्चा करें 5 मिनट में, और 5 मिनट बाद आपको छोड़ेंगे। देखते हैं बिहार के संबंध में एक दो चीज जानकारी है जो वर्तमान में चल रहा है, जोड़ लेंगे यहीं पर आप। ठीक है, देखिए एक योजना हमारी है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या योजना है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आप सब नाम इसका जानते होंगे। इसके तहत क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कौन सा काम चलता है, कौन सा योजना चलता है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है हमारा, वही आयुष्मान भारत के नाम से आप जानते होंगे। आयुष्मान भारत, आप सबको पता है कि आयुष्मान भारत गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ दिया गया है। इसके तहत क्या है? 5 लाख रुपए तक की राशि का वो क्या कर सकता है? वो स्वास्थ्य बीमा है, उसको स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ का बीमा दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक की राशि का निःशुल्क है ये। ठीक है, देखिए ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हम आपसे दोहरा रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं हम आपसे अभी बिहार पे पढ़ा रहे हैं, तो क्या इसमें हो गया नया? अब इसमें नया ये हुआ कि जितने बिहार में लोग हैं उसमें 58 लाख परिवार ऐसे थे जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आयुष्मान भारत के तहत नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, बचे हुए थे और भारत सरकार इसको जोड़ने के लिए तैयार भी नहीं थी। भारत सरकार के अनुसार से आयुष्मान भारत में भारत सरकार कितना कवर करना चाहती थी? भारत सरकार का यह था कि हम 1.21 लाख परिवार को, देखिए भारत सरकार का आया कि 1.21 लाख, मतलब 1 करोड़ 21 लाख, 1 करोड़ 21 लाख परिवार को भारत सरकार आयुष्मान का लाभ दे रही है। ठीक है, बिहार सरकार का डिमांड था, ये भारत सरकार ने बढ़ा के ही किया है। बिहार सरकार का डिमांड था कि 1.79 लाख परिवार को आप दीजिए। इनका कितना डिमांड था? 1.7 लाख परिवार। ठीक है, 1 करोड़ 79 लाख परिवार को आयुष्मान भारत से जोड़ने का डिमांड बिहार सरकार का था। भारत सरकार एग्री की कहां पर? 1.21 लाख परिवार को जोड़ने पर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत का कार्ड इनको मिलेगा। बच गए कितने? 58 लाख। ये जो डिमांड आप देख रहे हैं, जैसे इसको आप मैनेज करेंगे तो 58 लाख परिवार बच गया बिहार का। इस 58 लाख परिवार को लाभ देने के लिए बिहार सरकार ने अपने संसाधन से घोषणा किया कि हम स्वास्थ्य बीमा का लाभ देंगे। और वर्तमान में आपको पता होगा सभी जगह पे आज के डेट पे क्या हो रहा है, बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। वैसे प्रत्येक परिवार जिसका खाद्यान्न, जिनको 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त मिलता है, खाद्यान्न योजना का लाभ जिनको मिल रहा है, वो इसके योग्य होंगे। ठीक है, या तो वो
आयुष्मान भारत के तहत या बिहार सरकार की स्वास्थ्य बीमा जो योजना आई है उसके तहत जोड़े जा रहे हैं। बिहार सरकार भी वही 5 लाख की राशि देगी जो भारत सरकार देती है, वो राशि सेम है। आपको सिर्फ डेटा याद रखना है कि बिहार में 1.2 लाख परिवार को आयुष्मान भारत का लाभ और 58 लाख परिवार को बिहार सरकार के स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है, या अभी वर्तमान में बिहार सरकार ने निर्णय लिया देने का और कार्ड बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी जगह काम आएंगे आपके, विकास में भी लिखने में, पीटी में भी, हेल्थ सेक्टर में भी। ठीक है, सभी जगह ये प्रश्न काम आने। एक नेक्स्ट लास्ट जानकारी है, अभी हाल में बिहार में राज्यसभा चुनाव पूरे देश में हुए हैं। ठीक है, राज्यसभा का जो चुनाव होते रहता है, बिहार से भी 6 सीटें थी। बिहार से जो 6 सीटें थी उस पे भी सभी सीटों पे निर्विरोध निर्वाचन हो गया। ठीक है, आप नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए किस पार्टी से कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए या कितने सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो वर्तमान में जो राज्यसभा के निर्वाचन हुए हैं उसमें बिहार से 6 निर्वाचित हुए और सभी 6 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसमें जदयू से संजय झा, जदयू से संजय कुमार झा निर्वाचित हुए, भाजपा से डॉक्टर भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता, भाजपा से डॉक्टर भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता, आरजेडी से राजद से मनोज झा और संजय यादव, मनोज झा और संजय यादव, और कांग्रेस से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद, कांग्रेस से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद, ये 6 व्यक्ति राज्यसभा के लिए बिहार से निर्विरोध निर्वाचित हुए। क्लियर है, चलिए आज आपको यहीं पे छोड़ेंगे। ठीक है, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो बताइए, आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप बताएंगे। ठीक है, आपसे बार बार आग्रह ही करेंगे कि जितने वीडियोस जितने हम लोग यूट्यूब पे डाल रखा है, जो भी आपके पूर्व में क्लास में सारे वीडियो आपके यूट्यूब पे हैं, जब भी आपको समय मिले आप उसके एक बार सुनिए। अगर आप उसका नोट्स नहीं बना पाए हैं तो उसको देख के नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो पीटी फैक्ट्स या मुख्य परीक्षा में आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, उसको ध्यान में रख के ही हम पढ़ा रहे हैं। बहुत बार देखते हैं बहुत सारे वीडियोस को हम लोग भी सुनते हैं, करंट अफेयर्स पे बहुत लोग पढ़ाते रहते हैं, हम पाते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस तरह के बताए जाते रहते हैं जो आपके एग्जाम में सामान्य तौर से नहीं आते। ठीक है, हम लोग बिहार आधारित एग्जाम्स को टारगेट बनाए हैं, या एसएससी रेलवे भी अगर आप देंगे उसको टारगेट बनाए हुए हैं, बीपीएससी को टारगेट बनाए हैं। तो यहाँ जैसे हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट्स उसकी भी छोटी योजनाएं हैं, छोटा कोई कार्यक्रम चल रहा है तो वो प्रश्न नहीं आता। ठीक है, कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय अगर वहां से आ जाता है तो वो प्रश्न में आएगा, लेकिन छोटी मोटी योजनाएं बिहार के जिस तरह से हम पढ़ते हैं वो सभी स्टेट की हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम लोग देख रहे हैं बिहार के लिए जब हम लोग आते हैं तो बिहार में छोटी छोटी योजनाएं या जो भी चीज चर्चाएं बिहार में आता है हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं। उस तरफ से सभी भारत के सभी राज्यों का देखने का आवश्यकता नहीं होता हम लोगों को। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे दिन प्रतिदिन घटनाएं घटती हैं जो एग्जाम के ख्याल से महत्वपूर्ण नहीं होता, अभिरुचि जानना हो अलग बात है। ठीक है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से जो चीजें महत्वपूर्ण है उसको छांट कर ही आपके पास रखने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। जल्दी हम लोग इसको फिर से, फरवरी का जो भी घटनाक्रम बच गया है हम लोग फरवरी में चल रहे हैं, आपको आज भी जो हम बता रहे हैं वो 15 से 20 फरवरी तक का घटनाक्रम रहा है। 10 दिन का फरवरी का घटनाक्रम बचा हुआ है, 102 क्लास हम इस दिक में अरेंज करेंगे, खत्म करेंगे।